हेलो दोस्तों, मैं सुप्रिया आपके सामने। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एम्फीबियन में एग का फर्टिलाइजेशन कैसे होता है और फर्टिलाइजेशन के बाद कौन कौन से ऐसे इवेंट्स हैं जो एग में चलते हैं। ओके, तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले एम्फीबियन का जो एग है वो किस टाइप का होता है। वो मीजोलेसिथल टाइप का होता है। किस टाइप का होता है? मीजोलेसिथल टाइप का होता है और टीलोलेसिथल टाइप का होता है। किस टाइप का होता है? मीजोलेसिथल टाइप का और टीलोलेसिथल टाइप का एम्फीबियन का एग होता है। सबसे पहले स्पर्म आता है और एग को फर्टिलाइज करता है। तो एग को फर्टिलाइज करने के दौरान क्या होता है, जिस साइड से एग को फर्टिलाइज करेगा स्पर्म, एग की वो साइड जो है वेंट्रल साइड हो जाएगी और वेंट्रल साइड के जस्ट अपोजिट वाली साइड, वेंट्रल साइड के जस्ट अपोजिट वाली साइड कौन सी साइड हो जाएगी? वो डॉर्सल साइड हो जाएगी। तो इस हिसाब से एग में फर्टिलाइजेशन के बाद डॉर्सल वेंट्रल एक्सिस का फॉर्मेशन हो गया और डॉर्सल वेंट्रल एक्सिस के फॉर्मेशन के बाद क्या हुआ, एनिमल पोल वेजिटल पोल वैसे ही रहेंगे जैसे पहले थे। अब जो है, जब फर्टिलाइजेशन हुआ, स्पर्म ने एग को फर्टिलाइज किया, जिस साइड से फर्टिलाइज किया वो वाला साइड वेंट्रलाइज हो गया और अपोजिट वाला डायरेक्शन डॉर्सलाइज हो गया। तो डॉर्सल वेंट्रल एक्सिस के फॉर्मेशन के जस्ट बाद क्या होगा, एग का जो आउटर पोर्शन है वो 30 डिग्री कॉर्टिकल रोटेशन करेगा। उसका जो कॉर्टेक्स है, मीन्स एग का जो कॉर्टेक्स है वो क्या करेगा, वो 30 डिग्री पे रोटेट कर जाएगा। मीन्स आउटर पोर्शन क्या करेगा, 30 डिग्री पे 30 डिग्री पे कॉर्टिकल रोटेशन करेगा। कॉर्टेक्स ही सिर्फ मूव करता है 30 डिग्री एंगल पे। ओके, जिस भी साइड से स्पर्म फर्टिलाइज करेगा एग को, उसी साइड से क्या होगी, 30 डिग्री कॉर्टिकल रोटेशन होगा। फिर 30 डिग्री कॉर्टिकल रोटेशन होने के ही साथ साथ एग में, मीन्स फर्टिलाइज्ड एग में कई सारे इवेंट्स चलेंगे। ओके दोस्तों, क्या चलेंगे? कई सारे इवेंट्स एक साथ चलेंगे। तो देखिए, वहां पे वेंट्रल साइड पे कुछ वेजिटल साइड पे, जी हाँ दोस्तों, वेंट्रल नहीं, वेजिटल साइड पे, जैसे मान लीजिए अगर जहाँ पे ज्वाइनिंग हो रही है साइटोप्लाज्म और योग की, उस साइड से अगर स्पर्म फर्टिलाइज करता है एग को, तो 30 डिग्री कॉर्टिकल रोटेशन के बाद वेजिटल पोल पे क्या प्रेजेंट होता है, डीएसएच प्रोटीन प्रेजेंट होती है। जब 30 डिग्री का कॉर्टेक्स रोटेट करेगा तो डीएसएच प्रोटीन कहाँ मूव कर जाएगी, डॉर्सल साइड पे मूव कर जाएगी। जी हाँ दोस्तों, कहाँ मूव कर जाएगी, डॉर्सल साइड पे मूव कर जाएगी। और डॉर्सल साइड पे मूव करने के बाद क्या होगा, कुछ सिग्नलिंग होगी। और वो कौन सी सिग्नलिंग होगी दोस्तों, वो वेंट की सिग्नलिंग होगी। तो वेंट सिग्नलिंग कैसे होती है उसको हम आपको बताते हैं। जब वेंट की सिग्नलिंग होगी दोस्तों, तो डीएसएच प्रोटीन क्या करेगी, GSK3 को जाकर के इनहिबिट कर देगी। जब GSK3 को इनहिबिट करेगी तो GSK3 कहाँ पे प्रेजेंट है, GSK3 वेजिटल साइड पे प्रेजेंट है। कहाँ पे प्रेजेंट है, वेजिटल साइड पे प्रेजेंट है, जहाँ पे योग प्रेजेंट है। तो दोस्तों क्या होगा, वेजिटल साइड पे GSK3 प्रेजेंट है, वो क्या करेगी, एक प्रोटीन होती है बीटा कैटनिन, बीटा कैटनिन वहां पे प्रेजेंट होगी जहां पे डॉर्सल साइड होगा। तो डॉर्सल साइड पे बीटा कैटनिन प्रेजेंट होगी। GSK3 बीटा कैटनिन की तरफ देखेगा भी नहीं। क्यों नहीं देखेगा? क्योंकि GSK3 ही एक ऐसा एलिमेंट है जो क्या कर रहा है, बीटा कैटनिन को इनहिबिट कर रहा है। क्या कर रहा है, इनहिबिशन कॉज कर रहा है बीटा कैटनिन का। तो अब बीटा कैटनिन को होना है एक्टिवेट डॉर्सल साइड पे। वो कैसे होगी, वेंट सिग्नलिंग के थ्रू होगी, WNT। WNT इज अ वेंट सिग्नलिंग। अब वेंट सिग्नलिंग में हम आपको एक छोटी सी ट्रिक बताते हैं। वो ट्रिक ये है दोस्तों, आप एक जनरल सा डे याद करके देखिए। वो डे कौन सा है, वंडरफुल डे। यस, कौन सा डे, वंडरफुल डे। तो वंडरफुल डे में क्या होता है कि जो W है, वंडरफुल की स्टार्टिंग कहाँ से हुई है, W से क्या लिया हम लोगों ने, वेंट लिया, WNT। वेंट कम्स फ्रॉम W, फ्रॉम द वंडरफुल।
तो वंडरफुल से लिया हम लोगों ने वेंट, वेंट ने क्या किया, और वंडरफुल की स्पेलिंग में, फुल की स्पेलिंग में देखिए दोस्तों, फुल की स्पेलिंग में एफ ले लिया, वंडरफुल से एफ ले लिया, ओके, वंडरफुल में फुल से एफ ले लिया। तो वेंट क्या है, वेंट मॉलिक्यूल है, वेंट क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा फ्रिजल रिसेप्टर को। जी हाँ, उस सेल में फ्रिजल रिसेप्टर होता है, फ्रिजल रिसेप्टर को वेंट एक्टिवेट करता है। और डे है, क्या है, वंडरफुल के बाद क्या आता है, वंडरफुल के बाद आता है डे। तो डे से क्या लिया हम लोगों ने, डे से डी ले लिया, जी हाँ, डी। तो वेंट ने क्या किया, फ्रिजल रिसेप्टर को एक्टिवेट किया, डे से लिया डी। तो फ्रिजल रिसेप्टर ने क्या किया, डीएसएच प्रोटीन को एक्टिवेट किया, और डीएसएच प्रोटीन को एक्टिवेट करने के बाद, डीएसएच प्रोटीन जब एक्टिवेट हो गई तो उसने क्या किया, उसने जाकर के GSK3 को इनहिबिट कर दिया। जी हाँ, डीएसएच प्रोटीन ने क्या किया, जाकर के GSK3 को इनहिबिट कर दिया। जब जो पहले से क्या कर रहा था, GSK3 पहले से क्या कर रहा था, जैसा कि मैंने आपको अभी अभी जस्ट बताया दोस्तों कि GSK3 ही एक ऐसा एलिमेंट है जो बीटा कैटनिन को इनहिबिट कर रहा था। तो जब DSH आया फ्रिजल रिसेप्टर से एक्टिवेट होकर के वेंट मॉलिक्यूल के बाइंडिंग के बाद वेंट ने क्या किया, फ्रिजल रिसेप्टर को एक्टिवेट किया, फ्रिजल रिसेप्टर ने DSH को एक्टिवेट किया। जब DSH एक्टिवेट हो गया तो वो क्या करेगा, GSK3 को जाकर के इनहिबिट कर देगा, और GSK3 जब इनहिबिट हो गया तो बीटा कैटनिन एक्टिवेट हो जाएगा। जी हाँ, क्या होगा, बीटा कैटनिन एक्टिवेट हो जाएगा, और जब बीटा कैटनिन एक्टिवेट हो जाएगा तो वो जस्ट नियर उसी के सेल के न्यूक्लियस में जाकर के क्या करेगा, TCF3 को इनहिबिट कर देगा। क्या करेगा दोस्तों, TCF3 को इनहिबिट करेगा सेल के न्यूक्लियस के अंदर जाकर के। कहाँ पे जाकर के, सेल के न्यूक्लियस के अंदर जाकर के वो TCF3 को इनहिबिट कर देगा। TCF3 है क्या दोस्तों, देखिए TCF3 एक ट्रांसक्रिप्शन इनहिबिशन फैक्टर है दोस्तों। क्या है, ट्रांसक्रिप्शन इनहिबिशन फैक्टर है। वो क्या कर रहा होगा, TCF3 न्यूक्लियस के अंदर दो जीन ऐसे हैं जिनके ट्रांसक्रिप्शन को इनहिबिट कर रहा होगा। तो वो दो जीन कौन कौन से हैं, सियामोइज है और ट्विन है। क्या है, सियामोइज है और ट्विन है। तो सियामोइज एंड ट्विन जीन का इनहिबिशन कौन कर रहा है, TCF3 कर रहा है न्यूक्लियस के अंदर, जो कि एक ट्रांसक्रिप्शन इनहिबिशन फैक्टर है। क्या है, ट्रांसक्रिप्शन इनहिबिशन फैक्टर। ट्रांसक्रिप्शन इनहिबिशन फैक्टर क्या होते हैं, जो ट्रांसक्रिप्शन ना होने दें। जी हाँ दोस्तों, जो ट्रांसक्रिप्शन ना होने दें, ऐसे फैक्टर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन इनहिबिशन फैक्टर बोलते हैं। तो यहाँ पे TCF3 क्या है, वो एक ट्रांसक्रिप्शन इनहिबिशन फैक्टर है जो सियामोइज एंड ट्विन के ट्रांसक्रिप्शन को इनहिबिट कर रहा है। फिर क्या होगा, बीटा कैटनिन जाकर के TCF3 को इनहिबिट जब कर देगा तो सियामोइज एंड ट्विन एक्टिवेट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे, मतलब सियामोइज एंड ट्विन जीन का एक्सप्रेशन होने लगेगा। क्या होने लगेगा दोस्तों, एक्सप्रेशन होने लगेगा। जीन एक्सप्रेस जब होगी तो सियामोइज एंड ट्विन क्या करेंगे, जस्ट 3 जीन के ट्रांसक्रिप्शन को और एक्टिवेट करेंगे, मतलब 3 जीन का ट्रांसक्रिप्शन वो और करवाएंगे। वो 3 जीन कौन कौन से हैं, वो 3 जीन है दोस्तों, गूस स्क्वायर्ड, एक्स नॉट एंड एक्स लिम। क्या है, गूस स्क्वायर्ड, एक्स नॉट एंड एक्स लिम। जस्ट ऊपर वाली सेल में जाकर के वो ये सब काम करेंगे, ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बाद। तो जहाँ पे एक बात और मैं इस कंडीशन में बताना चाहूंगी कि वो न्यूक्लियस में जिस जगह पे, याद रखिएगा दोस्तों, न्यूक्लियस में जिस जगह पे सियामोइज एंड ट्विन जीन प्रेजेंट होंगे उसे हम लोग न्यूक्लियर सेंटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर सेंटर बोलेंगे। और जिस सेल में प्रेजेंट होंगे सियामोइज एंड ट्विन, यस, कीप दैट माइंड, कीप दिस थिंग इन योर माइंड, जिस सेल में सियामोइज एंड ट्विन जीन प्रेजेंट होंगे उस सेल को हम लोग न्यूक्लियर सेल बोलेंगे। और जिस सेल के न्यूक्लियस में जिस जगह पे सियामोइज एंड ट्विन जीन प्रेजेंट होंगे उसे न्यूक्लियर सेंटर बोलेंगे। दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियर सेंटर एंड न्यूक्लियर सेल। यस, तो ये एक डिफरेंस बेस्ड क्वेश्चन है जो कि याद रखने योग्य है, तो इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। तो फिर देखिए होता क्या है, जब ये 5 जीन हो गए, मतलब टोटल 5 जीन हुए ना, अभी ये सियामोइज एंड ट्विन एक्सप्रेस हो रहे थे, वो जाकर के क्या किए, जाकर के वो गूस स्क्वायर्ड, एक्स नॉट और एक्स लिम, यस, XLIM, एक्स लिम जीन के ट्रांसक्रिप्शन को एक्टिवेट उन्होंने करवाया। तो देखिए दोस्तों, न्यूक्लियर सेंटर के जस्ट ऊपर ये 5
जीन का ऑर्गेनाइजर बन गया। क्या बन गया? 5 जीन का ऑर्गेनाइजर बन गया। और इस ऑर्गेनाइजर का नाम क्या है? आई होप आप जानते होंगे अच्छी तरीके से, अगर नहीं जानते तो फिर से जान लीजिए। ये 5 जीन के ऑर्गेनाइजर को स्पीमैन ऑर्गेनाइजर बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? स्पीमैन ऑर्गेनाइजर। तो स्पीमैन ऑर्गेनाइजर जस्ट न्यू कूप सेंटर के ऊपर पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? न्यू कूप सेंटर के ऊपर पाया जाता है। अब देखिए होता क्या है, न्यू कूप सेंटर के जस्ट ऊपर क्या पाया जाता है? स्पीमैन ऑर्गेनाइजर पाया जाता है। और स्पीमैन ऑर्गेनाइजर के ऊपर क्या पाया जाता है? ग्रे क्रीसेंट पाया जाता है। अब देखिए होगा क्या, स्पीमैन ऑर्गेनाइजर बन गया। अब स्पीमैन ऑर्गेनाइजर क्या करेगा? स्पीमैन ऑर्गेनाइजर जा करके बॉटल नेक सेल का फॉर्मेशन करेगा। क्या करेगा? बॉटल नेक सेल का फॉर्मेशन करेगा। किसके थ्रू करेगा दोस्तों? उसके लिए भी तो कोई ना कोई सिग्नलिंग होनी चाहिए ना। उसके लिए भी कोई ना कोई सिग्नलिंग होनी चाहिए, तभी फॉर्मेशन कर पाएगा बॉटल नेक सेल का, अदरवाइज नहीं कर पाएगा। तो आइए आपको बताते हैं वो कौन सी सिग्नलिंग है। एक्स ब्रैचिन्यूरी के थ्रू करेगा। जी हाँ, किसके थ्रू करेगा? एक्स ब्रैचिन्यूरी का पाथवे होता है दोस्तों, उसके थ्रू क्या करेगा? स्पीमैन ऑर्गेनाइजर बॉटल नेक सेल फॉर्म करेगा थ्रू द एक्स ब्रैचिन्यूरी। जब बॉटल नेक सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा तब क्या होगा दोस्तों? तब गैस्ट्रुलेशन की फेज आ जाएगी। क्या होगा? गैस्ट्रुलेशन की फेज आ जाएगी। बॉटल नेक सेल फॉर्म होने के बाद बॉटल नेक सेल क्या करेगी? इन्वोल्यूशन कॉज करेगी। क्या कॉज करेगी? इन्वोल्यूशन कॉज करेगी। उसमें से आप ध्यान रखिएगा, सिर्फ 2 ही सेल बॉटल नेक सेल फॉर्म करेंगी। ओके, 2 ही सेल क्या होंगी? इलोंगेट होकर के एक बॉटल जैसा शेप बना लेंगी। कैसा शेप बना लेंगी? बॉटल जैसा शेप बना लेंगी। तो बॉटल जैसा शेप बनाने के बाद क्या होगा? वही 2 सेल क्या करेंगी? जा करके इन्वोल्यूशन कॉज करेंगी। किस स्टेज में करेंगी? गैस्ट्रुलेशन की स्टेज में करेंगी। किस स्टेज में करेंगी? गैस्ट्रुलेशन की स्टेज में करेंगी। और गैस्ट्रुलेशन की स्टेज में जाकर के बॉटल नेक सेल इन्वोल्यूशन कॉज करेंगी। और इन्वोल्यूशन स्पीमैन ऑर्गेनाइजर के द्वारा हो रहा है। स्पीमैन ऑर्गेनाइजर ने ही बॉटल नेक सेल का फॉर्मेशन किया है। और बॉटल नेक सेल इन्वोल्यूशन कॉज करेंगी। और नीचे से मैंने आपको बताया सबसे नीचे न्यूकूप सेंटर था दोस्तों। तो न्यूकूप सेंटर क्या कॉज करेगा? गैस्ट्रुलेशन की स्टेज में न्यूकूप सेंटर इन्वेजिनेशन कॉज करेगा। क्या कॉज करेगा? इन्वेजिनेशन कॉज करेगा। और जैसा कि आप लोगों ने मेरे प्रीवियस वीडियो में देखा भी है, हाउ मेनी स्टेजेस ऑफ गैस्ट्रुलेशन आर इंक्लूडेड, तो उन सारे स्टेजेस के बारे में मैंने चर्चा की है। और अगर जिन लोगों ने मेरा वीडियो नहीं देखा है गैस्ट्रुलेशन पे बेस्ड, मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ, गुजारिश करती हूँ कि प्लीज़ वॉच माय गैस्ट्रुलेशन बेस्ड वीडियो एंड यू विल डेफिनेटली एंजॉय एंड नो समथिंग न्यू इन अ वेरी न्यू स्टाइल। तो देखिए दोस्तों, आप क्या, वो जो बॉटल नेक सेल है वो इन्वोल्यूशन कॉज करेगी और न्यू कूप सेल क्या करेगी? वो इन्वेजिनेशन कॉज करेगी। देखिए दोस्तों, ये दोनों स्टेजेस ऐसी हैं कि उसमें इंडक्शन होता है। क्या होता है? सेल सेल इंडक्शन होता है। इंडक्शन का मतलब मूवमेंट। जी हाँ, क्या उसमें सेल क्या करने लग जाती हैं? मूव करने लग जाती हैं, अपनी पोजीशंस चेंज करने लग जाती हैं। तो ये थी। अब देखिए इसकी लोकेशन के बारे में हम आपको बता दें। जो न्यूकूप सेंटर होता है, एक बार CSIR नेट में ये क्वेश्चन आया था, ऑर्डर पूछ लिया था इसका कि इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या है। न्यूकूप सेंटर देखिए सबसे पहले पाया जाएगा न्यूकूप सेंटर, मतलब सबसे नीचे पाया जाएगा न्यूकूप सेंटर। उसके जस्ट ऊपर होगा स्पीमैन ऑर्गेनाइजर और उसके जस्ट ऊपर होगा ग्रे क्रीसेंट। ओके, सबसे नीचे होगा न्यूकूप सेंटर, उसके ठीक ऊपर होगा स्पीमैन ऑर्गेनाइजर और उसके जस्ट ऊपर होगा ग्रे क्रीसेंट। ओके, ग्रे क्रीसेंट दोस्तों एक ऐसा स्ट्रक्चर है जैसा एक बॉल के अंदर, जैसे अगर मैं आपको खेलने वाली बॉल अगर दिखाऊं, तो खेलने वाली बॉल के अंदर जो एक लाइन के समान संरचना पाई जाती है, लाइन के समान स्ट्रक्चर होता है, उसी को बोलते हैं ग्रे क्रीसेंट। वैसा ही स्ट्रक्चर फॉर्म होता है गैस्ट्रुलेशन की स्टेज में, एम्फीबियन के डेवलपमेंट में। तो एम्फीबियन के डेवलपमेंट में आफ्टर फर्टिलाइजेशन जब उस टाइप का लीनियर स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है तो वो क्या होता है? ग्रे क्रीसेंट होता है। जैसे कि मैं अभी आपको कैसे समझाऊं, देखिए जैसे ये मेरा ये जो नेक है, नेक में ये जो पतली सी लाइन गई है ना ब्लैक कलर की, तो ये इसे यहाँ पे हम लोग ब्लैक क्रीसेंट बोलेंगे इस स्टोल में। इसी तरह का एक स्ट्रक्चर होता है जो फॉर्म होता है गैस्ट्रुलेशन की स्टेज में, उसे हम लोग बोलते हैं ग्रे क्रीसेंट। जी हाँ,
क्या बोलते हैं, ग्रे क्रिसेंट बोलते हैं। तो ये था उसका इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो देखिए एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगी अपने इस वीडियो में, जो कि बहुत ही अच्छा बन रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है, और आप लोग भी काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं मेरा वीडियो। तो देखिए, न्यू कूप सेंटर हमेशा से ही एंडोडर्मल नेचर का होता है, मतलब कि न्यू कूप सेंटर हमेशा ही एंडोडर्म बनाएगा। उसके ऊपर स्थित होता है स्पीमेन ऑर्गेनाइजर, जो हमेशा मीजोडर्मल नेचर का होता है और मीजोडर्म का फॉर्मेशन करता है, और उसके ऊपर होता है ग्रे क्रिसेंट। तो ये थे आप आज के वीडियो में फर्टिलाइजेशन के कुछ इवेंट्स एम्फीबियंस में, जो स्पर्म जब एग को आकर के फर्टिलाइज करता है, तो फर्टिलाइजेशन के बाद ये इवेंट्स चलते हैं। तो आई होप जितने भी रिसर्च स्कॉलर्स हैं, इस वीडियो से काफ़ी कुछ उन्हें सीखने को मिला होगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग। और आप अच्छे से जानते हैं कि गैस्ट्रुलेशन में क्या होता है। गैस्ट्रुलेशन एक ऐसी स्टेज है जहाँ पे एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म बनता है, जिससे फर्दर ऑर्गन्स की प्रोड्यूसिंग होती है। फर्दर ऑर्गन इसी एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म से प्रोड्यूस होते हैं। तो ऑर्गन प्रोड्यूस करते रहिए, गैस्ट्रुलेशन पढ़ते रहिए, डेवलपमेंट पढ़ते रहिए, एंड दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग यूनिट ऑफ द CSIR, नेट, JRF एंड फॉर द लाइफ साइंस। डेवलपमेंटल बायोलॉजी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और अच्छी यूनिट है दोस्तों। अगर आप लोग इसे मन से पढ़ेंगे तो इससे कॉन्सेप्ट भी आपके बहुत अच्छे क्लियर होंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आप CSIR के एग्जाम में क्रैक कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। बाय बाय, टेक केयर, लव यू।